नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमें अंग्रेजी के दो वर्ड दिए हुए हैं, उनको एक संख्या के रूप में लिखा गया है, संख्या के रूप में कोडित किया गया है। हमें उस लॉजिक को ढूंढना है जिसके अंतर्गत इन दोनों वर्ड्स को इस संख्या के रूप में लिखा गया है, और उसी लॉजिक के आधार पे इस इन दोनों वर्ड्स के लिए हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया है हिम HIM -ACE। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें अंग्रेजी की वर्णमाला या अंग्रेजी के शब्दों को नंबर्स के रूप में कोडित किया जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अंग्रेजी की वर्णमाला में जो प्रत्येक लेटर है, प्रत्येक लेटर का हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, या प्लेस वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे ABCD से लेके XYZ टोटल 26 लेटर्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। प्रत्येक की प्लेस वैल्यू होती है, जैसे A की 1, B की 2, C की 3, D की 4, इसी प्रकार से X की 24, Y की 25 और Z की 26। तो अब यहाँ पे हमें कौन कौन से लेटर्स दिए हुए हैं। हिम में H दिया हुआ है, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और M की प्लेस वैल्यू होती है 13। इसी प्रकार A की प्लेस वैल्यू होती है 1, C की प्लेस वैल्यू होती है 3 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें इस प्रकार से, यहाँ पे भी इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें, 1 धन 3 धन 5, और इसको आगे हल करें तो क्या मिलता है, 8 और 9 17 और 13 30 माइनस 9, तो 30 में से 9 घटाने पे क्या मिलता है, 21। तो हिम माइनस एस के सामने क्या लिखा हुआ था, माफ कीजिएगा 21, इसके सामने क्या लिखा हुआ था, 21। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी लेटर्स हैं उनकी लेटर्स की प्लेस वैल्यू ली है, पहले शब्द की सभी प्लेस वैल्यूज को जोड़ा गया है, उसमें से दूसरे शब्द की सभी प्लेस वैल्यूज को घटाया गया है, तो हमें यहाँ पे 21 की प्राप्ति हुई है। अब देखते हैं दूसरे वाले लेटर को हम कैसे लिखेंगे। हमें क्या दिया गया है दूसरे वाले में, दूसरे वाले में हमें दिया गया है SIP -TAG। तो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और P की प्लेस वैल्यू होती है 16, माइनस T के लिए हम लिखेंगे 20, A के लिए लिखेंगे 1 और G के लिए लिखेंगे हम 7। बस अब इसको हल करना है। इन तीनों को जोड़ने पे 19 28 और 16 44 माइनस 20 और 21 और 7 28, इन दोनों को घटाया तो हमको मिलता है 16। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 16। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पर है, जिसमें हमें एक टेबल में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इस टेबल की संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखें तो संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से एक दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है, तो हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से ही हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। अगर हम इसको देखें, इस कॉलम को देखें, तो हम ये लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि 11 और 16 से हम 15 कैसे ला सकते हैं, और इसी प्रकार 17 और 36 से 23 कैसे लाया जा सकता है। तो 11 और 16, अगर हम इसको ऐसे लिखें, 11 और 16 किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होता है, 16 होता है 4 का वर्ग। तो अगर उसमें से 4 हम प्लस कर दें तो हमको क्या मिलता है, 15 मिलता है। मतलब कि पहली संख्या तो हमने एज इट इज़ ले ली, उसी रूप में ले ली, और दूसरी संख्या का वर्गमूल निकाल दिया। तो 11 का तो 11 और 4 16 का वर्गमूल होता है 4, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें तीसरी संख्या मिलती है। देखते हैं दूसरे कॉलम में भी यही लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या। दूसरे कॉलम में दिया हुआ है 17 और दूसरी संख्या दी हुई है हमें यहाँ पे 36। अगर 17 को हम ऐसे ही लिख दें और उसमें 36 का अगर हम वर्गमूल 6 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 23। दूसरे कॉलम में भी यही लॉजिक लगा हुआ है। तो इसी प्रकार तीसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, तीसरे कॉलम में दिया हुआ है हमको 8 और 4,
तो 8 और 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमको क्या मिलता है? 8 और 2 को जोड़ने पे 10। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो हमें एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि संख्याओं के बीच का अंतर अगर वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो तो प्लस या माइनस से मिलने की संभावना होती है। दूसरा, जब भी इस प्रकार की टेबल आए या इस प्रकार की नंबर सीरीज आए तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी संख्याएं वर्ग हैं, कौन सी संख्याएं घन हैं। तो यहाँ पे जो पूरी रो जो दी हुई है ये वर्ग है, जैसे 16 4 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 2 4 2 का वर्ग है। तो यहाँ से हमको हमारा उत्तर ढूंढने में आसानी होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें मिरर इमेज का प्रश्न दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है, इस रेखा पर रखा जाता है, तो कौन सी उत्तर आकृति वास्तव में प्रश्न आकृति की दर्पण छवि होगी। इस दिशा में मिरर रखा हुआ है। जब मिरर की जो दिशा होती है तो उसके पास वाला जो हिस्सा है वो कांस्टेंट हो जाता है और बाकी की चीजें ऐसी की ऐसी उठ के दूसरी स्थिति में आ जाती है। तो इसके पास में इस आकृति का सबसे पास वाला हिस्सा कौन सा है? एक ये दो इस प्रकार की लाइन बनी हुई है, उसके अंदर एक ऐसा कोण है और एक रेखा निकली हुई है। अब इन रेखाओं को हम इस प्रकार से ये शुरू होगा, इस प्रकार से शुरू होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 भी कैंसिल हो जाता है। अब 2 और 4 में से हमें हमारा उत्तर ढूंढना है। तो ये आकृति किस प्रकार बढ़नी है? अब इसको आगे बनाते हैं, तो ये आगे इस प्रकार से बढ़ते हैं और ये रेखा भी ऐसे ही बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से ये आकृति बढ़ रही है, ये 4 बिंदु इसी प्रकार से रहेंगे यहाँ पे। अब अंत में ये वाली जो दो लाइंस हैं, ये लाइंस कैसे आएंगी यहाँ पे? ये लाइंस यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो ये भी एज इट इज यहाँ पे बाहर की तरफ ही बनेगी। मिरर में देखने से कोई अंदर तो हो नहीं जाएंगी, जैसा कि इस ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पूरी आकृति सेम है, लेकिन ये जो आखिरी में जो 2 लाइंस हैं वो अंदर हो गई। मिरर में देखने से शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिशा में फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमें 3 वर्ड दिए हुए हैं, इन्फेंट्स, फादर और मेल्स, और इनके आपस के संबंध को कौन सा वेन डायग्राम दर्शाता है ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इन्फेंट्स। इन्फेंट्स क्या होते हैं? इन्फेंट्स मतलब नवजात शिशु होते हैं। तो नवजात शिशु के लिए हम क्या कर सकते हैं? नवजात शिशु के लिए अगर मान लेते हैं हम एक गोला बना देते हैं, नवजात शिशु के लिए हम एक गोला बना देते हैं। तो अब और मेल्स कैसे होते हैं? एक गोला हम, ये गोला हो गया इन्फेंट्स के लिए। अब मेल्स के लिए अगर एक गोला बनाए तो वो कैसा बनेगा? अगर मेल्स मतलब ये हो गए मेल्स, तो अगर हम मेल्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं? जो पुरुष होते हैं उनमें से कुछ नवजात शिशु भी हो सकते हैं, कुछ नवजात शिशु भी हो सकते हैं, और फादर्स भी मेल्स होते हैं लेकिन वो नवजात शिशु नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा। ये यहाँ पे एक ओवरलैपिंग होगी जो इन्फेंट के अंदर नहीं जाएगी। फादर्स होते हैं मेल्स लेकिन वो इन्फेंट नहीं हो सकते, नवजात शिशु नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की एक रीजनिंग बनेगी जिसमें ये एक गोला रहेगा, ये एक दूसरा गोला रहेगा, और तीसरा ये मेल्स का गोला रहेगा। ये इन्फेंट्स का I, मेल्स का M और फादर्स का F। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 काफी ज्यादा करीबी लगते हैं, लेकिन देखिए इसमें ये जो वाला गोला है ये अंदर वाले गोले को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमको इन्फेंट्स फादर्स नहीं हो सकते, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो अब इसमें हमें 5 आकृतियां दी हुई है। एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करके ये आकृति आगे बढ़ रही है। हमें आगे इस स्थान पे आने वाली शेप को ज्ञात करना है। तो पहले वाले शेप को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है। उस सर्कल के 8 हिस्से हैं। इस प्रकार से 8 हिस्से किए गए हैं और एक हिस्से को यहाँ पे डार्क किया गया है। इस वाले हिस्से को डार्क किया गया है। अब अगर अगले शेप में बढ़े तो अगले शेप में क्या हुआ है, 8 हिस्से ही हैं सर्कल के, और ये वाला जो डार्क वाला शेप है ये 2 स्थान आगे बढ़ गया है। ये होता है पहला स्थान और ये होता है दूसरा स्थान। तो यहाँ पे ये इस जगह से आगे बढ़ के यहाँ आ गया है, 2 स्थान आगे बढ़ गया है। अब क्या हुआ है, अगली आकृति में 8 हिस्से अभी भी हैं सर्कल के। डार्क वाला जो एरिया था वो अब 3 स्थान आगे बढ़ गया है, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान, पहले वाले शेप में 2 स्थान आगे बढ़ा था, दूसरे वाले शेप में 3 स्थान आगे बढ़ा है। अब चौथे वाले शेप में वही 8 हिस्से हैं, लेकिन अब ये जो डार्क एरिया है यहाँ पे फिर से 2 स्थान आगे बढ़ा है। पहले वाले में 2 स्थान आगे बढ़ा, 2 स्थान आगे बढ़ा, दूसरे वाले में 3 स्थान आगे बढ़ा और चौथे वाले में फिर से 2 स्थान आगे बढ़ा है। अब 5वें वाले में देखते हैं तो ये डार्क एरिया 1 2 3 प्लेस आगे बढ़ा है, 3 स्थान आगे बढ़ा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्कल के 8 हिस्से तो हैं, लेकिन ये जो डार्क एरिया है पहले 2 स्थान आगे बढ़ रहा है, फिर 3 स्थान आगे बढ़ रहा है, 2 और 3 2 और 3, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 स्थान आगे बढ़ा है, 3 स्थान आगे बढ़ा है, तो अब ये क्या होगा, अब ये 2 स्थान आगे बढ़ के 1 और 2 इस जगह पे डार्क एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। 2 स्थान आगे बढ़ेगा तो ये छूट जाएगा और इस जगह पे डार्क एरिया आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है 4-4 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है ये हमको ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। हमसे कहा गया है 4 बच्चे हैं जिनका जन्म 4-4 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। प्रत्येक बच्चे का जन्म 4 वर्ष के अंतराल पे हुआ है। तो मान लेते हैं कि सबसे छोटा बच्चा कौन है। माना कि सबसे छोटा बच्चा, माना सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटे बच्चे की आयु x वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है, x है। तो अब 4 बच्चे दिए हुए हैं और उनकी आयु का योग कितना है, तो 1 2 3 चारों की आयु का योग हमको दिया हुआ है 60। अगर सबसे छोटा बच्चा x वर्ष का है तो उससे बड़ा बच्चा कितने का हो जाएगा, 4-4 वर्ष का अंतराल है। सबसे छोटे से 4 साल बड़ा मतलब x + 4। दूसरा बच्चा 8 साल बड़ा हो जाएगा, x धन 8, और तीसरा बच्चा 12 साल बड़ा हो जाएगा, x धन 12। तो अब इनका योग कितना दिया हुआ है, 60। x कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो ये हो जाएगा 4x। और संख्याओं को जोड़ें तो 8 4 और 8 12 और 12 24 बराबर 60। तो 4x बराबर 24 - 60 मतलब 36, और x बराबर 36/4 मतलब 9। तो सबसे छोटा बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी सरल होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के प्रश्न हमें टाइम और स्पीड में काफ़ी ज़्यादा आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न में हमसे कहा गया है ट्रेन ए सुबह 11 बजे स्टेशन X से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। ट्रेन बी उसी दिन सुबह 11:15 पर स्टेशन X से उसी दिशा में निकलती है। अच्छा, ट्रेन ए 11 बजे निकली है और ट्रेन बी सेम डायरेक्शन में 11:15 पे निकली, मतलब 15 मिनट का अंतर है। ट्रेन ए की स्पीड कितनी दी हुई है, ट्रेन ए की स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा,
उसके बाद कहा गया है स्टेशन एक्स से निकले, ये एक्स नाम के स्टेशन से दोनों निकले। स्टेशन एक्स से 60 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन वाई पर यदि ट्रेन बी ट्रेन ए को पकड़ना चाहती है तो उसे किस गति से चलना होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक स्टेशन है, ये यहाँ हल करते हैं, एक स्टेशन है एक्स और दूसरा स्टेशन दिया हुआ है वाई। ये कितनी दूर स्थित है? स्टेशन एक्स से 60 किलोमीटर दूर। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर हो गई। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो गई। अब क्या कहा गया है कि ट्रेन बी जो 15 मिनट लेट निकल रही है वो स्टेशन एक्स से ही निकल रही है, लेकिन अब उसको मिलना है, उसको पकड़ना है ट्रेन ए को स्टेशन वाई पे। मतलब जितने समय में 11 बजे से लेके जितने समय में ट्रेन ए वाई तक पहुंच रही है उतने समय में 11:15 बजे से जब ट्रेन बी शुरू करेगी तो उसे स्टेशन वाई पे पहुंचना पड़ेगा, तो हमें उसकी गति मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ट्रेन ए स्टेशन वाई पहुंचने में कितना समय लगाती है। तो ट्रेन ए की चाल है, यहाँ पे हम मतलब दो अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं, जिसमें हम इधर वाले में करेंगे ट्रेन ए को हल इस एरिया में और ट्रेन बी को इस एरिया में हल करते हैं। तो ट्रेन ए की चाल है कितनी दी हुई है हमें? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने दूरी कितनी तय करी है? दूरी तय करी है 60 किलोमीटर, क्योंकि दोनों स्थितियों में दूरी तो 60 किलोमीटर ही है। स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक पहुंचना है, तो दूरी कितनी तय करी हुई है? 60 किलोमीटर तय करी हुई है। तो अब हमको समय ज्ञात करना है, तो समय के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? समय बराबर चाल बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब इसको कितना समय लगा? दूरी कितनी थी? 80 किलोमीटर थी और चाल कितनी है? 60 किलोमीटर है। चाल कितनी हो गई? माफ कीजिएगा, दूरी कितनी थी? इस स्थिति में दूरी थी 60 किलोमीटर और चाल थी 80 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3/4। तो समय उसको कितना लग रहा है? 3/4 घंटे लग रहे हैं। अब अगर 3/4 घंटे मतलब 3/4 आवर है ये, तो आवर को अगर हम मिनट्स में लिखें तो ये कितना होता है? 45 मिनट्स। ये होता है 45 मिनट्स। मतलब ट्रेन ए को स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक पहुंचने में 45 मिनट्स का समय लग रहा है। 45 मिनट्स का समय लग रहा है मतलब ट्रेन ए अगर 11 बजे शुरू कर रही है, यहाँ से 11 बजे अगर 11 बजे शुरू कर रही है तो यहाँ पे कब पहुंचेगी? 45 मिनट्स में, मतलब 11:45 पर पहुंचेगी। लेकिन अब ट्रेन बी कितनी बजे शुरू कर रही है? ट्रेन बी शुरू कर रही है 11:15 में और अब उसको मिलना है ट्रेन ए से स्टेशन वाई पे। कितनी बजे मिलना पड़ेगा उसको? ट्रेन ए से मिलने के लिए कितनी बजे पहुंचना पड़ेगा? 11:45 पे ही पहुंचना पड़ेगा। मतलब कि जो दूरी ट्रेन ए ने 45 मिनट में तय करी है, ट्रेन बी को वही दूरी 30 मिनट में तय करनी पड़ेगी। 11:15 बजे से लेके 11:45 तक वो पहुंचना है। तो अब ट्रेन बी की चाल हमको ज्ञात करनी है। अब हमें क्या दिया हुआ है? दूरी कितनी है? दूरी तो दोनों केस में सेम है, 60 किलोमीटर। और समय उसको कितना समय मिल रहा है? उसको समय उसको मिल रहा है 30 मिनट। 30 मिनट का समय मिल रहा है। किलोमीटर के फॉर्मेट में है तो 30 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 घंटे। तो अब उसकी चाल क्या हो जाएगी? उसकी चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी बटा समय। समय कितना है? दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है? 1/2। इसको और हल करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो 60 × 2 बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन बी की चाल हो जाएगी। ट्रेन बी को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना पड़ेगा ताकि वो स्टेशन वाई पे ट्रेन ए से मिल सके।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। इस प्रकार के सवाल जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम और स्पीड का हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सवाल पसंद आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, एक दौड़ में 5 व्यक्तियों ने भाग लिया। एक रेस में या दौड़ में 5 व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत के ठीक पीछे दौड़ पूरी की। तो मान लेते हैं कार्तिक को हम के बोल देते हैं, प्रभजोत को पी बोल देते हैं। फराज ने लक्ष्य से ठीक पहले दौड़ पूरी की। फराज को हम एफ बोल देते हैं, लक्ष्य को हम एल बोल देते हैं। अनिल ने फराज से ठीक पहले दौड़ पूरी की, तो अनिल को ए बोल देते हैं। अनिल तीसरे स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पे कौन है ये ज्ञात करना है। हमसे क्या कहा गया है इसमें, कार्तिक ने, जब भी रेस होती है तो इसी कोई पहले होता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा होता है, इसी प्रकार से रेस फिनिश होती है, कोई सबसे आगे उससे पीछे इस प्रकार से। अब हमसे क्या कहा है, कार्तिक ने प्रभजोत से ठीक पीछे दौड़ पूरी करी। कार्तिक ने प्रभजोत से ठीक पीछे दौड़, तो जहां पे भी प्रभजोत था, मान लेते हैं ये प्रभजोत का स्थान है, कार्तिक उसके ठीक पीछे था। अब क्या कहा गया है, फराज ने लक्ष्य से ठीक पहले दौड़ पूरी करी। तो फराज जहां पे भी है, मान लेते हैं फराज यहां है और उसने किसके पहले दौड़ पूरी करी है, उसने लक्ष्य के ठीक पहले, तो लक्ष्य के ठीक आगे कौन हो जाएगा, फराज हो जाएगा। तो कुल 5 व्यक्ति है। अब क्या कहा गया है, अनिल ने फराज से ठीक पहले दौड़ पूरी की है। अनिल फराज से आगे है, तो अनिल कहाँ पे आ जाएगा, अनिल यहाँ पे आ जाएगा। अनिल, फराज और लक्ष्य। अब क्या कहा गया है, अनिल तीसरे स्थान पे रहे, तो ये अनिल, अगर इनको हम एक लाइन में माने तो तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, अनिल आ रहा है इस केस में। तो अभी सभी कंडीशन सेटिस्फाई, और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कार्तिक ने प्रभजोत से ठीक पीछे दौड़ पूरी करी, तो कार्तिक प्रभजोत के ठीक पीछे है। फराज ने लक्ष्य से पहले दौड़ पूरी करी, फराज लक्ष्य के आगे है। अनिल ने फराज से ठीक पहले दौड़ पूरी करी, अनिल फराज के पहले है। अनिल तीसरे स्थान पे है, अनिल तीसरे स्थान पे है। तो यही इनका क्रम है, प्रभजोत, कार्तिक, अनिल, फराज और लक्ष्य। अब उस हमसे पूछा गया है उनमें से दूसरे स्थान पे कौन आया है, तो ऊपर से दूसरे स्थान पे है कार्तिक, तो कार्तिक दूसरे स्थान पे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इस नंबर्स को हम देखें तो इस सीरीज में जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंतर से एक दूसरे बड़े या छोटे नहीं हो रहे हैं। 46 के बाद 41, फिर 35, फिर 30, फिर 19, 13। तो हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से ही हमारा उत्तर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले दिया हुआ है 46। 46 से अगर हमको 41 करना हो तो क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। फिर है 41 से 35, इनके दोनों के बीच में कितने का अंतर है, -6 का अंतर है। फिर 35 से लेके 30, तो ये हो गया -5। तो यहाँ पे सीरीज किस प्रकार से चल रही, -5, -6, -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे -6 हो जाएगा। 30 में से अगर 6 माइनस किया तो कितना होता है, 24 आता है। आगे और देख लेते हैं, 24 से अगर हम -5 करें तो हमको 19 मिलता है, और 19 से अगर हम -6 करें तो 13 मिलता है। तो सीरीज इसी प्रकार से चल रही है, -5, -6, -5, -6, -5, -6। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें कुछ अंग्रेजी के लेटर्स के समूह दिए हुए हैं, अक्षर के समूह दिए हुए हैं। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला समूह ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू का सहारा लेते हैं। तो पहला लेटर कौन सा है हमारे पास, टी, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 20। फिर है ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। फिर है पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। अगला समूह क्या है, डब्ल्यू, डी, एस। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। फिर अगला समूह कौन सा है, जेड, जी, वी। जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22।
तो इनमें सब में क्या हो रहा है, 3 का अंतर है। 20 से लेके 3 तक हम आए मतलब +3 हुआ, 3 स्थान आगे बढ़े। W से लेके Z तक आए मतलब यहाँ पे भी 3 स्थान आगे बढ़े। A से लेके D तक +3 स्थान आगे बढ़े। D से लेके G तक +3, यहाँ पे +3 का अंतर, 3 स्थान आगे बढ़ रहे हैं लेटर। तो Z से अगर हम +3 करें तो फिर से श्रृंखला शुरू हो जाएगी, तो A, B और C आ जाएगा ये तीसरे स्थान पे। फिर G से लेके अगर हम +3 करें तो 10वें स्थान पे कौन सा वाला लेटर आता है, 10वें स्थान पे आता है हमारे पास J। और इसी प्रकार 22 से लेके 25 करना है हमको, तो 25वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है, Y। तो CJY हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे CJY आता है। अगर इसको और आगे हम हल करें तो यहाँ पे क्या होता है, 3 में फिर 3 जोड़ेंगे +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 पे कौन सा लेटर आता है, F। यहाँ पे आ जाएगा 13 मतलब M। और यहाँ पे आ जाएगा 25 के बाद फिर 26, 1, 2 मतलब B। तो FMB आएगा, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। CJY हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।